भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, मेरी खांसी की दवा कहाँ है? मुझे बहुत तेज खांसी हो रही है। ये लीजिए आपकी दवाई। पता नहीं आपकी ये खांसी कब आपका पीछा छोड़ेगी। आपको ऐसी हालत में देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ। तुम चिंता क्यों करती हो भाग्यवान? ऊपर वाला जल्द ही सब ठीक करेगा। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। जी अब हम बूढ़े हो चुके हैं, क्या ऊपर वाला हमारे जाने के बाद सब ठीक करेगा? अरे अब तो हमारे खाने के भी लाले पड़ गए हैं और आपकी हालत ऐसी है कि कहीं भीख मांगने भी नहीं जा सकते हो। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आ जाता है। अरे पंडित जी, कैसे हैं? घर में सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी सी खांसी हो रही है। और बताओ, यहाँ कैसे आना हुआ बेटा? पंडित जी, आज मुझे मेरे घर पर पूजा करानी है, तो मैंने सोचा कि आपसे ही पूजा करा लूं। और वैसे भी आपसे अच्छी पूजा पाठ तो कोई और कर ही नहीं सकता। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे घर पूजा पाठ करने आ जाऊंगा। जी आप ऐसी हालत में पूजा पाठ कैसे करेंगे? वैसे ही आपकी तबीयत खराब है, अगर आपकी तबीयत और खराब हो गई तो? भाग्यवान, अभी मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ हूँ जितना कि तुमको लगता है। भाग्यवान, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। सुखराम ये कह ही रहा होता है कि तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वो पलंग से नीचे गिर जाता है। जी आपको लगी तो नहीं? उठिए, चलिए उठिए। अगर मैं इन पंडित जी को अपने घर ले गया और कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। नहीं, मुझे पतली गली से निकल लेना चाहिए। और तभी वो व्यक्ति पंडित सुखराम से कहता है, अरे पंडित जी, अब आप आराम कीजिए, अब मैं चलता हूँ। जब आप ठीक हो जाएंगे तब मैं आपसे पूजा पाठ करा लूंगा। ये कहकर वो व्यक्ति पंडित सुखराम के घर से चला जाता है। जी आपने उस व्यक्ति से ऐसा क्यों कहा कि आप उसके घर पर पूजा पाठ करने जाएंगे? आप देख नहीं रहे कि आपकी हालत कितनी खराब है? भाग्यवान, अगर मैं कहीं पूजा पाठ करने नहीं जाऊंगा तो हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? अरे चारा खाती है मेरी गैया, क्योंकि अमूल दूध पीता है इंडिया। ओ मेरी गाय माता, पेट भर के चारा खाना और हमें बाल्टी भर के दूध देना, ताकि मैं उस दूध को बेचकर अच्छे पैसे कमा सकूं। हाँ, जब तक गाय चारा खा रही है तब तक मैं कुछ देर झपकियां ले लेता हूँ। शाम को मंगरू अपनी गायों को लेकर घर जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर बहुत जोरों की बारिश होने लगती है। अरे इस ससुरी बारिश को भी अभी आना था क्या? वो तो अच्छा हुआ कि मैं घर से छाता लेकर आया था, वरना ये तो मुझे गीला ही कर देती। फिर मंगरू अपना छाता ओढ़कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बारिश कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ जाती है। अरे बाप रे, लगता है इंद्रदेव आज बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। इन्होंने तो मेरा छाता ही उड़ा दिया। मुझे जल्द ही किसी स्थान पर रुकना होगा। अगर कहीं बिजली मेरे सर पर गिर गई तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। थोड़ी दूर चलने के बाद मंगरू को एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है। जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती मुझे इस बरगद के पेड़ के नीचे ही रुकना होगा, नहीं तो मेरे सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। अरे वाह, आज तो बड़े दिनों के बाद इंसानी मांस खाने को मिलेगा। आज तो मैं पेट भर के भोजन करूंगा। और तभी वहाँ पर जिन्न के कुछ और साथी भी आ जाते हैं। हाँ उस्ताद, आज तो मैं इसकी गर्दन मरोड़ मरोड़ कर खाऊंगा और इसके लेग पीस चटनी के साथ दबाकर खाऊंगा। अरे कौन हो तुम और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं एक मायावी जिन हूँ। तुमने इस पेड़ के पास आकर अपनी ही मौत को दावत दी है। अब हम तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। कृपा करके मुझे छोड़ दो, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, अभी तो मैंने ठीक से पूरी दुनिया भी नहीं देखी। प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे मेरे बाप, रोना बंद कर, तुझसे गला फाड़ कर चिल्लाया जा रहा है। अरे इतनी आवाज तो टेप रिकॉर्डर में भी नहीं होती।
जितनी कि तू अपने गले से निकाल रहा है। अरे चुप हो जा मेरे बाप, हम तुझे छोड़ देंगे। जिन्न की ये बात सुनकर मंगरू खुश हो जाता है। अरे ओ जिन भैया, आपकी जय हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन भैया, आपने इस गरीब को छोड़ दिया, आपका ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपकी जय हो जिन भैया। चल अब मस्का मत लगा, और हाँ, दोबारा इस पेड़ के पास दिख मत जाइयो, नहीं तो तुझे इसी पेड़ से उल्टा लटका कर तेरी भजिया फ्राई बना दूंगा, समझा? और फिर मंगरू अपनी गायों को लेकर वहाँ से पतली गली से निकल जाता है। अरे भाई, तुम्हें पता है, कल रात जब मैं नदी के किनारे से आ रहा था, तभी मैं कुछ देर एक बरगद के पेड़ के नीचे जो है वहाँ पर रुका, और कुछ जिन जो है उन्होंने मुझे पकड़ लिया और वो मुझे जान से मारने की कोशिश करने लगे। भैया, बड़ी ही मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ। अरे मंगरू भाई, अरे तुम भी बड़ा अच्छा मजाक कर लेते हो। अरे ये जिन बिन कुछ नहीं होता है बे। अरे मंगरू भाई, तुम्हें हम ही मिले थे मजाक करने के लिए क्या? आजकल के इस जमाने में तुम भी इन जिन और भूतों पे विश्वास करते हो? अरे भाइयों, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, उस बरगद के पेड़ के नीचे सच में जिन रहते हैं भैया। अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं होता तो आप आज रात को उस बरगद के पेड़ के पास जाना, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा है तो हम आज रात को ही उस बरगद के पेड़ के पास जाएंगे। अरे हम भी तो देखें कि आखिर उस पेड़ के पास जिन रहते भी हैं कि नहीं। रात होने पर गांव के कुछ लोग उस बरगद के पेड़ के पास जाने लगते हैं और उनको वहाँ पर डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अरे भाइयों, ये डरावनी आवाजें कहाँ से आ रही हैं? मुझे तो बहुत तेज डर लग रहा है। अरे भाई डरो नहीं, लगता है ये आवाज किसी जानवर की है, तो जोर जोर से चिल्ला रहा है। कुछ दूर चलने के बाद वो सभी लोग उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। अरे साथियों, देखो कितने सारे लोग आए हैं। आज तो हम इन सबको मसाले के साथ खाएंगे। हाँ उस्ताद, आपने एकदम ठीक कहा। आज तो हम इनको मिर्च मसाले के साथ खाएंगे। अरे भाइयों, उस मंगरू की बात सच निकली, इस पेड़ में तो सच में जिन का वास है। अरे भाइयों, हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये जिन हमें पकड़ के खा जाएंगे। अरे भागो रे भागो। और फिर वो सभी लोग वहाँ से दुम दबा कर भाग जाते हैं। आज के बाद जो है मैं उस पेड़ के पास कभी नहीं जाऊंगा, बता रहा हूँ। अरे मेरी तो जान हलक में ही आ गई थी। अरे कल हमें ये बात महाराज को जाकर बतानी होगी, अब वही इसका समाधान निकाल सकते हैं। अगले दिन सभी गांव वाले राजा के दरबार में पहुंचते हैं। प्रणाम महाराज। अरे गांव वालों, तुम सब इतनी चिंता में क्यों लग रहे हो? आखिर बात क्या है जो तुम सबको यहाँ आना पड़ा? अब आपको क्या बताएं महाराज, हमारी नदी के पास जो है एक बरगद के पेड़ के नीचे बहुत ही खतरनाक जिन रहते हैं महाराज। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। जिन बिन कुछ नहीं होता। हमारी बात का विश्वास कीजिए महाराज, हमने उन मायावी जिन्नों को अपनी आंखों से स्वयं देखा है। फिर उस व्यक्ति ने राजा को विस्तार से सारी बात बताई। अच्छा, ये तो बड़ी ही गंभीर समस्या है। हमें जल्द ही इस विषय पर कुछ करना होगा, नहीं तो वो जिन हम लोगों को हानि पहुंचा सकते हैं। हाँ महाराज, कुछ कीजिए, क्योंकि उस रास्ते से किसी न किसी व्यक्ति का जो है आना जाना लगा रहता है। गांव वालों, आप सब निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, हम जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। और फिर सभी गांव वाले राजा को प्रणाम कर वहां से चले जाते हैं। ए जी, हमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। अब हम कैसे अपना पेट भरेंगे? तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, अब तो मुझे कोई पूजा पाठ के लिए भी नहीं बुला था। लगता है ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। हमारी तो कोई संतान भी नहीं है जो हमारे इस बुढ़ापे का सहारा बन सके। बताइए अब हम कैसे जीवित रहेंगे? अभी हमारे बुरे दिन चल रहे हैं,
लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ऊपर वाला जल्द ही हमारे अच्छे दिन लाएगा। एक तो हमारे पास कुछ खाने को नहीं है और ऊपर से आपकी ये खांसी ये जाने का नाम ही नहीं ले रही। रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। और फिर लक्ष्मी सुखराम के लिए पानी लेने चली जाती है। लगता है अब मेरा स्वर्ग जाने का समय निकट है, लेकिन चिंता करने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन सभी को इस दुनिया को छोड़कर जाना है। ये लीजिए, पानी पीजिए, इससे आपकी खांसी थोड़ी कम हो जाएगी और आपको थोड़ी राहत मिलेगी। भगवान, पानी पीकर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अमृत पी लिया हो। किसी ने सच ही कहा है, जल ही जीवन है। मुंशी जी, क्या आपके पास कोई उपाय है कि हम उस जिन से कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं? महाराज, इसका उपाय तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं एक बाबा जी को जानता हूँ। उन्होंने कई जिन्नों को पकड़ा है, हो सकता है वो हमारी कुछ मदद कर दें। ठीक है मुंशी जी, अगर आप कहते हैं तो हमें उन बाबा जी को अवश्य बुलाना चाहिए। आप आज ही उनको हमारे महल में बुलाइए। जी महाराज, आपका हुक्म सर आंखों पर। कुछ देर बाद वो बाबा जी राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। प्रणाम महाराज, बताइए आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? बाबा जी, हमने यहाँ आपको किसी खास काम के लिए बुलाया है। कैसा काम महाराज, बताइए, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। बाबा जी, दरअसल बात यह है कि हमारे गांव में एक नदी के किनारे एक बरगद का पेड़ है जिस पर जिन का बसेरा है। आपको हमने उन जिनों को भगाने के लिए बुलाया है। क्या आपके पास कोई उपाय है? उपाय तो है महाराज, लेकिन उपाय थोड़ा कठिन है। आप हमें वो उपाय बताइए बाबा जी, हम वो उपाय करने के लिए तैयार हैं। महाराज, उस जिन से पीछा छुड़ाने के लिए आपको उस बरगद के पेड़ पर एक सफेद कपड़ा बांधना होगा। उस कपड़े के बांधने के 2 दिन बाद वो जिन अपने आप ही जिन लोग चले जाएंगे। लेकिन महाराज, उस बरगद के पेड़ पर सफेद कपड़ा बांधने कौन जाएगा? अगर कोई उस पेड़ के पास गया तो वो जिन उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुंशी जी, आप फिक्र मत कीजिए, इसका उपाय है मेरे पास। कैसा उपाय महाराज, जरा हमें भी बताइए। मुंशी जी, सारे गांव में ऐलान कर दीजिए कि जो भी व्यक्ति उस बरगद के पेड़ पर सफेद कपड़ा बांध कर आएगा, हम उसे पूरी 1000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में देंगे। जी महाराज, आपका हुक्म सर आंखों पर। सुनो सुनो सुनो, महाराज का हुक्म है कि जो भी व्यक्ति उस बरगद के पेड़ पर सफेद धागा बांध कर आएगा, उसे महाराज 1000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में भेंट करेंगे। सुनो सुनो सुनो। 1000 स्वर्ण मुद्रा के पीछे भला कोई अपनी जान कैसे गवा सकता है? अगर महाराज मुझे पूरा महल भी दान में दे देते ना, तो फिर भी मैं उस बरगद के पेड़ के पास नहीं जाऊं। हाँ भाई, तुमने सही कहा, उस पेड़ के पास जाना मतलब अपनी ही मौत को दावत देने जैसा है। भाग्यवान, तुमने सुना, जो भी व्यक्ति उस बरगद के पेड़ पर सफेद कपड़ा बांध कर आएगा, महाराज उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट करेंगे। लेकिन उस पेड़ के पास कौन जाएगा? किसमें है आखिर इतनी हिम्मत? मैं जाऊंगा उस पेड़ पर सफेद कपड़ा बांधने। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? आप भली भांति जानते हैं कि उस पेड़ पर मायावी जिन्न का वास है, और कहीं आपको कुछ हो गया तो? भाग्यवान, वैसे भी हमने 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है। घुट घुट कर मरने से अच्छा तो यही है कि मैं उन जिनों के हाथों ही मर जाऊं। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा न रहूंगी। चुप हो जाओ भाग्यवान, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझ पर विश्वास रखो, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। ये कहकर पंडित सुखराम राजा के महल चला जाता है। प्रणाम महाराज, उस बरगद के पेड़ पर सफेद कपड़ा बांधने मैं जाऊंगा। लेकिन तुम तो बहुत ही बूढ़े हो चुके हो और तुम्हारी हालत भी काफी कमजोर दिखाई पड़ती है। अगर उस जिन ने एक बार तेज चिल्ला दिया तो तुम तो वहीं पर ढेर हो जाओगे। ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए महाराज, और मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम वहां पर जा सकते हो। और अगर तुमने उस बरगद के पेड़ पर सफेद कपड़ा बांध दिया तो हम तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे।
रात होने पर पंडित सुखराम उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है वो यहाँ से जिंदा लौटकर वापस नहीं जाता है। हे जिन महाराज, मैं यहाँ इस पेड़ पर ये सफेद कपड़ा बांधने आया हूँ। कृपा करके मुझे इस पेड़ पर ये सफेद कपड़ा बांधने दीजिए। नहीं, हम तुझे ये कपड़ा नहीं बांधने देंगे और तुझे अब हम मटर पनीर के साथ खाएंगे। हाँ उस्ताद, आपने एकदम ठीक कहा। आज तो हम इस पंडित को चबा चबा कर खाएंगे। तुम तो मुझे क्या खाओगे? मैंने खुद ही 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मेरी पत्नी ने भी 2 दिनों से अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। वैसे भी मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ। इससे अच्छा तो यही है कि तुम ही मुझे मार डालो। पंडित सुखराम की ये बात सुनकर जिन बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है। अरे, तुमने तो मुझे इमोशनल कर दिया यार। तुम इस पेड़ पर सफेद कपड़ा बांध सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन महाराज। आपका ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। फिर पंडित सुखराम उस पेड़ की शाखा पर वो सफेद कपड़ा बांध देता है। जिन महाराज, अब मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। लगता है मुझे तुम्हारी ये खांसी भी ठीक करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम दिन भर खू 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 करते रहोगे। फिर जिन अपने जादू से पंडित सुखराम की खांसी को भी ठीक कर देता है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और हाँ, दोबारा इस पेड़ के पास दिख मत जाइयो, वरना अगली बार हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। और फिर अगले दिन पंडित सुखराम राजा के दरबार में पहुंच जाता है। प्रणाम महाराज, मैंने उस पेड़ पर सफेद कपड़ा बांध दिया। सुखराम, तुम्हारी साहस की तो दाद देनी पड़ेगी। तुमने अपने साहस से उस पेड़ पर सफेद कपड़ा बांध दिया। हम तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हैं। हम तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दान में देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आप धन्य हो। फिर वो पंडित उन स्वर्ण मुद्राओं को लेकर अपने घर आ जाता है। जी, आप आ गए। मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। भाग्यवान, मैंने उस पेड़ पर सफेद कपड़ा बांध दिया और ये देखो, महाराज ने मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की हैं। अरे ये क्या, आपकी खांसी तो एकदम ठीक हो गई है। हाँ भाग्यवान, उस जिन ने मेरी खांसी ठीक कर दी है। अब हम इन स्वर्ण मुद्राओं को बेचकर एक बड़ा सा घर बनाएंगे। फिर पंडित सुखराम ने उन स्वर्ण मुद्राओं को बेचकर एक बहुत ही बड़ा आलीशान घर बनवाया और अपनी सभी जरूरतें पूरी की। और फिर 2 दिन बाद उस बरगद के पेड़ से वो सभी जिन्न अपने जिन्न लोक चले